आ जाना है पी रेशियो में, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर हम इसमें कंपेयर करें तो उस हिसाब से इसका पी नॉर्मल है। क्यों? इसकी मार्केट कैप बहुत बड़ी बात है कि 10,000 करोड़ की कंपनी में 5,000 करोड़ का डेट, इसका तो सालों साल क्लियर नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर थोड़ा सा और डेफिनेट जरूर दो होगा और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी कैसे किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी बेटर रहने वाली है। जैसे मैं करता हूं डेली, आप मेरी वीडियोस देखते होंगे या नहीं देखते होंगे मुझे नहीं पता, बट जो देखते हैं उन्हें पता है कि कैसे मैं किस तरह से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हमारा कोई स्किल्स होती है या फिर कोई एबिलिटी होती है तो उसको 100% शो नहीं किया जाता है, यानी कि 100% ये नहीं बताया जाता अपना सीक्रेट कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। यानी कि अपनी स्ट्रेटजी हर किसी को नहीं बताई जाती है, हर किसी को मतलब 100% नहीं बताई जाती है। तो यहाँ पर भी मैं यही करने वाला हूँ। मैं 100% तो नहीं, बट एक बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा जिससे आप खुद फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कोई भी कंपनी A to Z कोई भी कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी बेटर है और कितनी बेटर फ्यूचर में रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फ्यूचर में या अभी कौन सी कंपनी का मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊं जिसमें आपको इंटरेस्ट है या जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट अपना किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप टिकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ बेस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप करते हैं तो वहाँ बेस्ट है, क्योंकि एकदम एक डिटेल में और एकदम ये कहेंगे क्लियर और बिगनर्स के लिए नंबर 1 इंटरफेस प्रोवाइड करता है टिकर। तो मैं भी वही यूज़ करता हूँ। तो आप वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर जाएंगे, आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है। कोई भी कंपनी, मान लीजिए कोई भी कंपनी आपने सिलेक्ट कर दी। उसके बाद आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखनी है उसकी मार्केट कैप। जी हाँ दोस्तों, मार्केट कैप बहुत मेन होती है किसी भी कंपनी के लिए। मैंने आपको बताया है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप क्या क्या होती है। आपने देख लेनी है मार्केट कैप, ठीक है। मार्केट कैप देख ली, पता लगा लिया आपने कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, हो गया। उसके बाद आपको आ जाना है पी रेशियो में, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। अब ये पी रेशियो क्या होता है ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि पी रेशियो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जितनी भी इंडस्ट्री ट्रेंड है या फिर शेयर मार्केट ट्रेंड है, उनके हिसाब से जो पी रेशियो है किसी भी कंपनी का, जो नॉर्मल पी की बात कर रहा हूँ मैं, इंडस्ट्री पी अलग होता है। एक इंडस्ट्री पी होता है, एक नॉर्मल पी होता है। नॉर्मल पी यानी कि जो शेयर का पी होता है, यानी कि जो लिस्टेड कंपनीज के शेयर चलते हैं ना, जो प्लेटफॉर्म पे, जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं ना, तो वो शेयर के पी की बात कर रहा हूँ मैं। इंडस्ट्री पी अलग होता है। तो जो नॉर्मल पी होता है वो कितना होना चाहिए? दरअसल वो होना चाहिए 15 से 20 के बीच में, या फिर इसके ऊपर भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है कंपनी की जो मार्केट कैप है उस पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है 5 लाख करोड़ की और उसका पी रेशियो यही कोई 70-80 के आसपास है। तो अगर हम इसमें कंपेयर करें तो उस हिसाब से इसका पी नॉर्मल है। क्यों? इसकी मार्केट कैप ज़्यादा है। जिसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी कि लार्ज कैप की मार्केट कैप रहेगी और उसका पी थोड़ा हाई होगा, तो उसके लिए वो नॉर्मल पी हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है 10,000 करोड़ की और उसका पी है 70-80, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई है। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी में डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस उसका कर लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये आ गई कि पी रेशियो कितना होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है ROE, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये कितना होना चाहिए? देखिए दोस्तों, जितने भी फंडामेंटल है ना, वो एक दूसरे से कंपेरिजन करते हैं, या ये कहें कि एक दूसरे से रिलेशन जरूर रखते हैं। जैसे पी रेशियो रखता है मार्केट कैप से, उस हिसाब से मार्केट कैप बहुत ज़्यादा जितने भी हैं लगभग फंडामेंटल हैं उन सभी से रिलेशन रखती है। तो अब बात आती है दूसरे नंबर पर ROE की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो ये कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ऐसी मार्केट ट्रेंड और जो कंपनी है या फिर शेयर मार्केट है उसके हिसाब से जो ROE है किसी भी कंपनी का, वो 15% से ऊपर रहना चाहिए, यानी कि 15% से ऊपर रहे तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे नीचे रहता है तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाने की जरूरत है किसी भी कंपनी को एनालाइज करते टाइम। तो समझ में आ गया, 2 चीज़ आपको पता चल गई। तीसरी चीज आती है ROCE। अब ये कितना होना चाहिए? बहुत सी बातें थी। तो जहां तक है ROE और ROCE ये दोनों लगभग इक्वल होते हैं। अब
100% तो नहीं कह सकते, बट लगभग लगभग 90% इक्वल होते हैं। तो जहाँ ROE कितना था, 15% से ऊपर था, वहीं ROC होना चाहिए आपका 15 या फिर 20% से ऊपर। अगर 20% से ऊपर है यानी कि 20% से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी कंपनी में उसकी मार्केट कैप ठीक है, PE रेशियो उसका ठीक है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप, और ROE ठीक है, ROC ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, यानी कि 90%। लेकिन 10% का फंडामेंटल एनालिसिस आपको जरूर करना पड़ेगा। तीसरी चीज होगी। चौथी चीज जो आती है वो है डेट। डेट मतलब कर्ज, लोन, और ये भी डिपेंड करता है मार्केट कैप पर। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है 10 लाख करोड़, बहुत बड़ी मार्केट कैप है, और उस पर डेट है यही कोई 10,000 करोड़ का, तो उसके लिए वो 10,000 करोड़ मामूली सी बात है। उसके लिए 10,000 करोड़ मतलब 1 करोड़ का डेट, और 1 करोड़ डेट कुछ भी नहीं होता है। वो ऐसी कोई एक दिन में ही उसको अवेयर कर सकती है, या फिर 1 क्वार्टर में ही वो फाइनल हो सकता है उसका डेट। वो बस वहाँ पर शो के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है कि इतना डेट है, और कंपनी फिर भी इतने डेट के बावजूद भी वर्क कर रही है और अच्छा खासा आपको गेन करके दे रही है। तो बस वो दिखाने के लिए होता है। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, कोई एक कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है 10,000 करोड़ की, ठीक है, और उस पर डेट है 5,000 करोड़ का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 10,000 करोड़ की कंपनी में 5,000 करोड़ का डेट, इसका तो सालों साल क्लियर नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। ऐसी कंपनी में हमेशा इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। पांचवी चीज जो आती है वो है प्रमोटर्स होल्डिंग। देखिए दोस्तों, प्रमोटर्स होल्डिंग भी यहाँ पर बहुत मेन रोल अदा करती है। किस चीज में? शेयर मार्केट में। किसी भी कंपनी की अगर प्रमोटर होल्डिंग 45% या फिर 50% से ऊपर ही हो तो बेटर रहता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब प्रमोटर ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंपनी के शेयर होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। इससे हमें क्या मिलेगा? रिटेलर्स को, यानी कि रिटर्न उन्हें भी अच्छा मिलेगा, यानी कि दोनों तरफ प्रॉफिट होता है। अगर किसी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कम होते जा रही है तो तुरंत वहाँ से निकल जाइए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया भी है तो, या फिर आप वेट कर सकते हैं, लेकिन ये वेट बहुत लंबा हो सकता है आपका। हो सकता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, या 5-6 साल का भी हो सकता है। तो सोच समझकर आप इन्वेस्ट कीजिएगा इन सब फंडामेंटल्स को देख के। पांचवी चीज होगी। छठी चीज जो आती है वो है नेट प्रॉफिट। मैंने आपको बताया ना कितनी मैंने टाटास की अभी तक चल रही है, तो उसमें सब में फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया। वो चार्ट दिखाया था मैंने आपको, ग्रोथ चार्ट दिखाया था, और ग्रो में भी दिखाया था वो कॉलम चार्ट। तो वो क्या है? वो नेट प्रॉफिट है। वो जो जितना भी नेट प्रॉफिट है वो सब रेवेन्यू हो गया, कैपिटल्स हो गया, और जितने भी ऑपरेटिंग हो गया, फाइनेंशियल प्रॉफिट हो गया, वो सब बढ़ते रहने चाहिए। अगर किसी कंपनी के ऐसी यूं ही लगातार बढ़ते रहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो छठी चीज ये होगी। अब जो सातवीं चीज है वो आती है फ्री कैश फ्लो। दोस्तों, फ्री कैश फ्लो क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा मोटा मोटी बता देता हूँ। जैसे कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, नीचे से उसके फंडामेंटल्स में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा रहता है फ्री कैश फ्लो कितना, 1300 करोड़, 12,000 करोड़, मतलब जिस हिसाब की कंपनी उस हिसाब का साथ कैश फ्लो रहेगा। यानी कि अगर छोटी कैप है, यानी कि स्मॉल कैप है, तो उसके पास जैसे मान लीजिए 400 करोड़, 200 करोड़ ऐसे रहता है। तो क्या है? फ्री कैश फ्लो है। यानी कि वो कैश जो अभी तक किसी काम में नहीं आया है, ना ही वो रॉ मटेरियल को परचेस करने के काम में आए, ना ही मार्केटिंग के काम में आए, ना ही ट्रांसपोर्टेशन के काम में, यानी कि फ्री कैश। यानी कि एक बात करें तो ये रिजर्व होता है। यानी कि ये कैश तब काम आता है जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, या फिर कंपनी की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। यानी कि जितना पैसा लग गया ग्रोथ में, जितना पैसा लग गया, बट फिर भी थोड़ा सा लगना बाकी है उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो कहाँ से उठाती है कंपनी? जो उसके पास फ्री कैश रहता है वहाँ से उठाती है। तो वो कंपनी के पास जरूर होना चाहिए। अगर किसी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो, यानी कि कैश फ्लो रखा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है, तो इसका मतलब वो कंपनी अपने बिजनेस में बेस्ट देती है। तो बेशक आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अदर्स फंडामेंटल्स भी आपके स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो दोस्तों, और जो लास्ट आता है फंडामेंटल, वो है बिजनेस मॉडल। वैसे तो ये कोई फंडामेंटल है नहीं, किसी भी कंपनी का आपको बिजनेस मॉडल जरूर पता होना चाहिए। अब ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। जितनी भी फ्रेश फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है ना, उनको आप जरूर पढ़िएगा। उसमें कंपनी का विजन, मिशन मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल जरूर से ध्यान से देखिएगा कैसा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ, पहले से ईयरफोन चलते थे वायर्ड वाले, वो
कान वाले वो जो वायर वाले होते हैं ना, वायर वाले आपको पता होगा, मोबाइल से टच होते थे वाले, अभी क्या चलते हैं वो कहीं दिखते हैं आपको? बहुत कम, रेयर, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते होंगे या नहीं करते होंगे, मेरे हिसाब से नहीं करते हैं। अब सबके पास वही आ गए वायरलेस ईयरबड्स। तो अगर कोई कंपनी वो बनाती है तो वो क्या है, उसका बिजनेस मॉडल के अंदर आ गया, यानी कि वो ईयरफोन प्रोड्यूस करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो क्या वो चलते हैं? नहीं चलते, उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है, तो कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ नहीं पाएंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट खाली उसमें बेकार चले जाएगा। ऐसी कंपनी से बचना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं देके देता हूँ। वॉच देखिए आपने, हाथ घड़ी, वो सुई वाली, डिजिटल नहीं कह रहा हूँ मैं, सुई वाली, वो भी आप बहुत कम होने लग गया, बहुत ही ज़्यादा, बहुत रेयर लोग जो एकदम प्रोफेशनल होते हैं पुराने टाइप के वही ज़्यादा पहनते हैं। तो आजकल की जनरेशन कोई ऐसा नहीं पहनती, उनको बस डिजिटल वॉच चाहिए, वो भी आजकल एक वो आ गया है टच वाली, बस हो गया वही। तो उस कंपनी में भी नहीं करना चाहिए, यानी कि जितने पुराने प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करते कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। किसमें करें? आपको ऐसे प्रोडक्ट में करना चाहिए, ऐसी कंपनी में करना चाहिए, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऐसी इंडस्ट्री में करना चाहिए जो फ्यूचर को लेकर चले, यानी कि जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड कोई कंपनी, ये कंपनियां क्या है, फ्यूचर की हैं, टेलीकॉम कंपनीज फ्यूचर की कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सेफ हो सकता है। और मैं एक पी रेशियो में एक बात बताना भूल गया दोस्तों, इंडस्ट्री पी और नॉर्मल पी दोनों अलग होते हैं। तो अगर किसी कंपनी का नॉर्मल पी उसके इंडस्ट्री पी से कम है, ध्यान से सुनिएगा, किसी कंपनी का अगर नॉर्मल पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो उस कंपनी के इंडस्ट्री पी से कम है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट करने के 80% चांसेस हैं कि वो आपके लिए आपका इन्वेस्टमेंट जरूर ग्रो होगा और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ फंडामेंटल्स, बेसिक्स से जिन्हें आप खुद जांच करके, खुद एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर होने वाली है और कौन सी नहीं। बाकी के जितने भी हैं, बैलेंस शीट वगैरह है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, क्वार्टरली रिजल्ट हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गया, रेटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट हो गया, ग्रोथ हो गया, रेवेन्यू हो गया, फाइनेंसिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिबेंचर्स और जितने भी डिविडेंड्स हो गया और डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, ये सब चीज़ें आपको एकदम डेप्थ से देखनी होती हैं। वो कैसे देखनी है मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आप उसी के अकॉर्डिंग अपना भी खुद का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर होने वाली है। तो दोस्तों ये था एक कुछ बेसिक से फंडामेंटल एनालिसिस। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना उन लोगों को जो आपको कहते हैं कि मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता। आज से आप भी फंडामेंटल एनालिसिस अपना खुद का कर पाएंगे। जिन जिन लोगों को आप शेयर करेंगे वो सब अपना खुद का फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएंगे और जान पाएंगे कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेटर रहने वाली है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी नई मार्केट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, बी पॉजिटिव, जय हिंद।